ओरिएंटेड डेवलपमेंट में हम भी फेल होने की रास्ते पे चल पड़े। तो मेरा कहने का मतलब है कि पड़ोसी का राजा गलती करे, हमारा राजा उससे अगर सबक ना सीखे तो ऐसा राजा दूरदर्शी नहीं हो सकता। तो हमारे राजा की दूरदर्शिता नहीं होने का फिर दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ा। और एक छोटा सा उदाहरण दूं, हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी का जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको एक जानकारी मिलेगी, वो ये कि 80% अर्थव्यवस्था हमारी जो है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चलती है और 20% अर्थव्यवस्था ही है जो ऑर्गेनाइज्ड है। हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, 20 से 25% हिस्से में, और 70 से 80% हिस्सा हमारा बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, माने जो छोटा उद्योग है, मझोला उद्योग है, मध्यम दर्जे का उद्योग है, फिर कृषि उद्योग है। कृषि को मैं उद्योग में गिन के ये बात कर रहा हूं। तो बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है अनऑर्गेनाइज। फुटपाथ पर हमारे यहाँ बाजार लगता, मालूम? दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली की दुकानों में जितना माल बिकता है उससे ज्यादा दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ में माल बिकता है। मुंबई में चले जाइए, चेन्नई में चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, हर बड़े शहर में आपको देखेगा बाजार फुटपाथ पे सजा है। और कितना सुंदर बाजार है। शाम को 4 बजे लगता है, रात को 10 बजे उठ जाता है। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई एसी नहीं, कोई कुछ नहीं। एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा 0 और मार्केट हजारों करोड़ रुपए का। हमारे यहाँ मेले लगते हैं, दशहरे होते हैं, हरिद्वार का मेला हो, इलाहाबाद का हो, नासिक का हो, कुंभ का मेला हो, अर्धकुंभ का मेला हो, कितना बड़ा बाजार सस्ता है, हजारों करोड़ का माल बिकता है। डेरा तंबू एक दिन लगता है, 10-12 दिन उठा के सब चल देते हैं, दूसरी जगह लग जाता है। फिर इतना व्यवस्थित, इतना सुंदर बाजार है। और ये क्यों लग सकता है हमारे यहाँ? क्योंकि मौसम की मेहरबानी है। मौसम हमारे यहाँ इतना अनुकूल है कि हमको मालूम है बारिश के दिनों में ही बारिश आएगी, सर्दी के दिनों में ही सर्दी होगी, गर्मी के दिनों में ही गर्मियां होगी, इसलिए ये बाजार सस्ता है और लगता है। यूरोप में ये सुविधा नहीं है, अमेरिका में ये सुविधा नहीं है, क्योंकि मौसम की अनुकूलता नहीं है। बारिश कभी भी हो सकती है, फुटपाथ का मार्केट लग नहीं सकता, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर उनका इतना बड़ा नहीं है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर चूंकि इतना बड़ा नहीं है, मौसम की अनुकूलता नहीं है, तो उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए। वॉलमार्ट आया, केयरफोर आया, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स बनाए ना, 1 किलोमीटर लंबे, 1 किलोमीटर चौड़े, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर उनको इसलिए बनाने पड़े क्योंकि उनके यहाँ मौसम की प्रतिकूलता के कारण और इकोनॉमी के ऑर्गेनाइज होने के कारण, और हर चीज हर जगह पैदा नहीं होती यूरोप में, ये सबसे बड़ी मुश्किल है उनकी। उनके यहाँ हर चीज हर जगह पैदा नहीं होती। कोई चीज एक जगह होगी, कोई चीज दूसरी जगह होगी, कोई चीज तीसरी जगह होगी, सबको एक जगह मंगाना पड़ेगा, फिर सेंट्रलाइज उनको प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान के एक गांव में सब चीजें होती हैं। अगर आप जर्मनी में जाएंगे और किसी जर्मनी के आदमी से पूछेंगे कि तुम्हारे गांव में गन्ना होता है, कहेगा नहीं। पूछोगे केला होता है, कहेगा नहीं। पूछो आम होता है, कहेगा नहीं। फिर पूछो आपके यहाँ लीची होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, तो एक दिन वो कहेगा कोई मीठी चीज नहीं होती। अब आगे पूछो, तो फिर आप पूछो पालक होता है क्या, कहेगा नहीं। मेथी होती है, नहीं। मूली होती है, नहीं। तो फिर वो कहेगा हरे पत्ते की कोई चीज नहीं होती। अब आगे पूछो, तो फिर आप थक के पूछोगे होता क्या है, तो कहेगा 2 ही चीज होती है, आलू होता है और प्याज होती है, बटाटा होता है और प्याज होती है। तो 2 ही चीजें हैं, आलू में प्याज मिला के खा लो या प्याज में आलू मिला के खा लो, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। और तीसरी चीज चाहिए तो कहीं से लानी पड़ती है, मांगना पड़ता है। हिंदुस्तान के हर गांव में केला भी होगा, टमाटर भी होगा, माने गंजी भी होगी जिसको शकरकंद कहते हैं, सब चीजें एक एक गांव में अगर लिस्ट बनाएंगे तो 250-300 से ज्यादा प्रोडक्ट एक ही गांव में मिल जाते हैं। हर गांव में सब चीजें होती हैं, माने प्रोडक्शन डिसेंट्रलाइज है, तो हमको सेंट्रलाइज मार्केटिंग की उतनी जरूरत नहीं है। और हर जगह कंज्यूमर है और हर जगह प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर एक दूसरे के आमने सामने है, तो हम अनऑर्गेनाइज मार्केट लगाते हैं। हमारे यहाँ हाट लगती है, पैंट लगती है, गांव के लोग हैं ना, वो हाट लगती है, पैंट लगती है, सप्ताह में एक दिन इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, फिर खरीद के चले जाते हैं, अगले हफ्ते फिर आ जाते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा एक भी ना करते हुए हमारी मार्केटिंग व्यवस्था चलती है। अब हमारा राजा क्या कह रहा है? हमारा राजा कह रहा है कि केयरफोर को भारत में आना चाहिए।
वॉलमार्ट को भारत में आना चाहिए, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों को आना चाहिए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इस देश में खुलने चाहिए, रिटेल मार्केटिंग में विदेशी कंपनियों को आना चाहिए। तो इन्विटेशन उन्होंने दे दिया है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो डिपार्टमेंटल स्टोर खोल रही हैं। होने वाला क्या है, ये बेचारे सीधे साधे भोले वाले जो अनऑर्गेनाइज मार्केट लगाते हैं, अब इनकी मार पड़ने वाली है, इन पे मार पड़ने वाली है। 5 करोड़ परिवार हिंदुस्तान में अनऑर्गेनाइज मार्केट पर जीवित हैं। वो सारे के सारे भूखे मरने की स्थिति में आएंगे थोड़े दिन के बाद, जब वॉलमार्ट आ जाएगा, जब केयरफोर यहां आ जाएगा, या कोई XYZ बड़ी कंपनी अमेरिका की, यूरोप की यहां आ जाएगी। तो ये दूरदर्शिता नहीं। अब हम 5 करोड़ लोगों को कहीं दूसरी जगह खपा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है। तो इनको बेरोजगार करके छोड़ देंगे, दूसरी व्यवस्था कर नहीं पाएंगे, तो इन्हीं में से कोई आतंकवादी बनेगा, नक्सलवादी बनेगा, फिर समस्या खड़ी करेगा, फिर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करेगा, फिर हिंसा होगी, फिर उस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए पुलिस चाहिए, आर्मी चाहिए, फिर सारी व्यवस्था उसी में से खराब दिशा में चलने लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि राजा में दूरदर्शिता अगर नहीं है तो भयंकर तकलीफ है। दूरदर्शी हो, पराक्रमी हो, साहसी हो, समझ वाला हो। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं राजा के बारे में, वैसे तो श्री राम और भरत के संवाद में 64 गुण हैं। स्वाभिमानी होना चाहिए राजा। अगर उसमें स्वाभिमान नहीं है तो राजा होने के लायक नहीं। और हमारे राजाओं के स्वाभिमान की अगर कोई बात की जाए तो कैसे राजा हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, नाम नहीं लेता, बिना नाम लिए कहता हूं। 24 अक्टूबर 1996 को भारत देश के एक मंत्री ने लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण दिया, और भाषण में बोला कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए। हाँ, आप इसमें हंसना नहीं, बिल्कुल मैं आपको डिट्टो सुना रहा हूं। बस इतना ही है कि उसका अंग्रेजी वाला आपको हिंदी करके सुना रहा हूं, समय ना बचे। भारत का एक बहुत जिम्मेदार मंत्री बोल रहा है कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमें अंग्रेजी सिखाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमको विज्ञान और तकनीकी लाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत को शिक्षा व्यवस्था दी। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने रेल चलाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ। 40 मिनट यही गुणगान चलता रहा। एक अंग्रेज खड़ा हो गया, ये घटना सच सुना रहा हूं आपको। एक अंग्रेज खड़ा हो गया सुनने वालों में, और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है वहां का मेंबर था। उसने कहने शुरू किया, भारत के जो मंत्री महोदय थे उनका नाम लेके बोला कि आप आजाद हो गए हैं। ऐसे ही पूछा उसने, आप आजाद हो गए हैं? तो मंत्री को समझ में नहीं आया, सकपकी बन गई। आप आजाद हो गए हैं? अभी भी गुलामी में जी रहे हैं? अभी भी आपको अपना देशाभिमान नहीं आया वापस? स्वाभिमान नहीं आया आप में? हमारे देश के मंत्रियों की ये दशा है। और भारत की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में बैठकर अगर आप कुछ समय बिताएं और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पढ़ना शुरू करें तो पिछले 62 साल में 80% से ज्यादा मंत्रियों ने इसी तरह के बयान बार बार संसद में दिए हैं। इसी तरह के बयान। अंग्रेज बहुत अच्छे थे, हम अंग्रेजों के आभारी होने चाहिए, उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने